तो नमस्कार बंधु बांधवों। हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं न्याय दर्शन में जो अनुमान है। अनुमान हमारे यहाँ जो प्रमाण माने गए हैं उन प्रमाणों में प्रत्यक्ष पर किसी को भी संदेह नहीं है। प्रत्यक्ष को हर किसी ने प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। गांव देहात में गली कुब्जे में भी जाएंगे तो वहां पर ये शब्द बार बार कहा जाता है कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं उसे प्रमाण की आवश्यकता क्या है। तो प्रत्यक्ष पर हम लोगों ने पर्याप्त चर्चा की। दूसरा प्रश्न अनुमान है जिस पर कि काफी सारे जो है सवाल उठते हैं यूपीएससी में। अनुमान को भारतीय दर्शन में चारवाक को छोड़ करके बाकी सबने स्वीकार किया है। याद रखिएगा कि प्रमाण शास्त्र की जो चर्चा भारतीय दर्शन में मिलती है वह विश्व में अन्यत्र कहीं और नहीं मिलती है। जिस तरह से हम प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान इन सब की चर्चा करते हैं, तो अनुमान दूसरा प्रमाण है जिसको कि चारवाक के अतिरिक्त सभी भारतीय मनीषियों ने स्वीकार किया है। तो हम पहला पॉइंट ही ये बना सकते हैं कि चारवाक के अतिरिक्त सभी भारतीय दार्शनिक संप्रदायों ने स्वीकार किया है। ठीक है, चारवाक अनुमान का खंडन करता है। तो क्या आप लोगों ने चारवाक के अनुमान खंडन को पूरी तरह से समझा था कि चारवाक ने किन किन आधारों पर अनुमान का खंडन किया है? क्लास में चर्चा हुई है जिसमें कि संदीप और प्रीति नहीं थे। तो मुझे अपेक्षा यह है कि संदीप और प्रीति ये दोनों लोग चारवाक दर्शन में जाएंगे। और वैसे भी जब मैं क्लास नहीं ले रहा होता हूं तो चारवाक पढ़िए। चारवाक पढ़ने में बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। आप लोगों की उम्र के हिसाब से बड़ा मसाला भी है, बड़ा रोचक, बड़ा जो है लुभावना जो है दर्शन भी है। मुझे उम्मीद है कि जब शुरुआती दौर में मैं चारवाक दर्शन पढ़ा रहा था तो सबको बहुत मजा आ रहा था। लय दर्शन, दय दर्शन, चारवाक दर्शन में सबने बड़ा मजा लिया। परंतु जिन आधारों पर चारवाक ने खंडन किया है वह लगभग सभी आधार न्याय दर्शन स्वीकार करता है। एक बार कुछ युवा दार्शनिकों के मध्य चर्चा चल रही थी, मैं मौजूद था, तब मैं भी युवा ही हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि यार एक बात समझ में नहीं आती है कि एक ही दर्शन को कुछ लोग स्वीकार कर ले रहे हैं और कुछ लोग इसको अस्वीकार कर दे रहे हैं। तो सत्य क्या है, जो स्वीकार किया गया या जो स्वीकार नहीं किया गया है? तो बड़ी देर तक उस पर गहन चर्चा हो रही थी। अंत में मैंने उसका समाधान प्रस्तुत किया था कि देख भैया, पढ़ लिख लेने से सब ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन वहीं पर गिरजेश सर जैसा, कबीर जैसा आदमी भी है जो कि गढ़ा हुआ है। गढ़ा हुआ होने का मतलब क्या होता है कि अनुभव में प्राप्त कर लेना। तो ज्ञान वह है जो किताबों से पाया गया, यह अधूरा है। ज्ञान वह है जो किताबों से पाने के बाद, औपचारिक शिक्षा से मिलने के बाद, जिसे आपने अपने अनुभव में विकसित कर लिया हो, वही ज्ञान है।
आज की तारीख में ज्ञान क्या है, जब चर्चा हो रही थी कि कुछ बच्चों के जो है मार्क्स खराब आए या कुछ बच्चे फेल हुए होंगे, तो मैंने उस समय जो है शिक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। और शिक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए मैंने कहा कि इसने तो बस किताबों तक समेट करके रख दिया। 1986 के बाद सन 2002 में, इस मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा आप लोग, ये आप लोगों के एस्से राइटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं, कहीं हो सके तो अलग से फुटनोट वगैरह कर लीजिएगा। 1986 के बाद सन 2002 में जो शिक्षा नीति आई, उस शिक्षा नीति में स्पष्ट तौर पर उसकी भूमिका में लिखा गया है कि वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह स्कूली किताबों से उसे बाहर निकाल करके, यानी कि स्कूल की चारदीवारी के बाहर उसको खींच करके उसे समाज के अनुभव के साथ सीधा जोड़ दिया जाना चाहिए। इसलिए जितने भी शिक्षाविद हैं वे ये स्वीकार करते हैं कि नई शिक्षा नीति में आपको अंग्रेजी में पढ़ाने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे जैसे कि अभी उड़ीसा में हुआ, उड़ीसा में जो है बीजू पटनायक नहीं, नवीन पटनायक, बीजू पटनायक साहब तो नहीं रहे, नवीन पटनायक साहब को बहुत वाहवाही दी जाती है कि उन्होंने अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया। अखिलेश यादव थे अपने पिता के उलट, उन्होंने भी अंग्रेजी को अनिवार्य करने की कोशिश की प्राइमरी स्कूल्स में। इसी तरह से अभी जो है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उन दोनों स्टेट्स में कहीं एक जगह अंग्रेजी को अनिवार्य किया गया। पर यह मूर्खता है, अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए था। मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। आजमगढ़ में अगर प्राथमिक शिक्षा दी जानी है तो वह प्राथमिक शिक्षा हमेशा भोजपुरी में दी जानी चाहिए। अयोध्या लखनऊ में अगर देना हो तो अवधी में दीजिए, ब्रज भाषा में। और इसलिए शिक्षा नीति को तय करने का काम केंद्रीय सरकार को नहीं करना चाहिए। शिक्षा नीति को तय करने का काम स्थानीय सरकारों को, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से स्थानीय सरकारों के हवाले कर दीजिए। जब तक केंद्र सरकार शिक्षा की नीति तय करेगी तब तक भारत में शिक्षा असफल रहेगी। पहले तो उनकी खुद की शिक्षा का नहीं पता होता है, और भारत जैसे विशाल देश में केंद्र सरकार को शिक्षा तय करने का काम मानवता के विरुद्ध अपराध घोषित कर दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य को केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाना, मानवता के विरुद्ध अपराध घोषित किया जाना, ये पूरी तरह से स्थानीय सरकारों के हवाले किया जाना चाहिए। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा अनुभव से जुड़ी है, और यहीं पर आप समझिएगा कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसे पहले अपने अनुभव में आने दीजिए। चाहे आप उसको स्वीकार करना चाह रहे हैं, चाहे आप उसको अस्वीकार करना चाह रहे हैं, केवल किताब में पढ़ करके ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी लिख दिया। अब मैं पहले भी ये कहता रहा हूं कि नेताओं को और मीडिया को धर्म शास्त्र के मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर बहस करने से बैन किया जाना चाहिए। वैसे भी हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि शूद्रों को धर्म शास्त्र पर बहस नहीं करना चाहिए। अब शूद्र जाति तो थी नहीं जब ये बात लिखी गई, जाति तो थोड़ा बाद में बनती है। तो शूद्र कौन? उस हिसाब से ये राजनेता और मीडिया के लोग ही वास्तविक शूद्र हैं। आप इनको धर्म शास्त्रों पर बहस करने से रोक दीजिए। कहिए कि तुम शिक्षा पर बात करो, तुम स्वास्थ्य पर बात करो, तुम रोजगार पर बात करो, जो तुम्हारी औकात है बस उस पर ही बात करो। तो देखिए, धर्म शास्त्र भी जो है, धर्म के भी विषय में सुंदरता आ जाएगी, और लोगों के स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह पर भी आ जाएगी। अंतर कहां पैदा हुआ? अंतर पैदा हुआ कि किताब में पढ़ करके ठप बंद कर दिया, रट लिया, और रट करके समझते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। नहीं, आप पढ़े लिखे इंसान नहीं हैं, आप सिर्फ
साक्षर हैं, आप शिक्षित नहीं है। शिक्षा तब होती है जब वह अनुभव में जुड़ती है। तो ये जितना कुछ पढ़ रहे हैं, जब इसे आप अपने अनुभव में उतारेंगे। क्या यूपीएससी के लिए भी अनुभव में उतारा जाना जरूरी है? बिल्कुल। और यूपीएससी में अनुभव कैसे उतरेगा? तो यूपीएससी में अनुभव में तभी उतरेगा, जैसे प्रत्यक्ष का लक्षण बताया गया था। प्रत्यक्ष का लक्षण क्या होना चाहिए कि अव्यपदेशम, अव्यभिचारी और व्यवसायत्मक होना चाहिए। संदीप, ये बात समझ में आ रही है? क्लास में चर्चा हुई है जी सर। तो प्रत्यक्ष का लक्षण माना गया है। और प्रत्यक्ष का लक्षण क्या माना गया है? प्रत्यक्ष का लक्षण माना गया है कि व्यवसायत्मक होना चाहिए। व्यवसायत्मक का मतलब कि उसके अंदर प्रयोजन को सिद्ध कर पाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पा रहा है तो फिर उसका कोई अर्थ रह नहीं जाता है, वह किसी योग्य नहीं बचता है। सही बात है ना?
सही बात है ना? जी सर। जरूरी है सर, आपने बोला अभी जहाँ जहाँ धुआं हो वहाँ आग हो। ये जरूरी है कि ये जरूरी नहीं है? अभी हमने इतने उदाहरण में क्या समझा? सर आपने अभी ये बोला ना, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ आग होगा। तो ये जरूरी है कि नहीं है? हाँ सर, ये जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। तो जहां जहां धुआं हो वहां वहां आग जरूर होगा, ये जरूरी है। लेकिन जहां जहां आग हो वहां वहां धुआं भी हो, यह जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? जी सर। संदीप? जी सर। अनिका? जी सर। ठीक है। तो शब्दों के खेल को समझिएगा। दर्शन शास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दर्शन शास्त्र बड़ी बारीकी से, आप सोचिए किसी और विषय को समझने में इतना खोपड़ी खर्च होती है, नहीं होगी। मैथमेटिक्स फिर भी एक रटे हुए पैटर्न पर आप समझ जाइएगा। तो लोग फार्मूला रट रट करके सवाल लगा दे रहे हैं। फार्मूला रटने से काम नहीं बनेगा। हमारे क्लास में तो ऐसे बच्चे थे 9वीं 10वीं में कि पूरी किताब के जितने सवाल थे उनके सारे जो है हल सहित उत्तर रट डाले थे। पूछो, अब वही थोड़ा सा चेंज कर दो, वो गड़बड़ हो जाते थे। दर्शन शास्त्र सिर्फ रट लेने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें ट्विस्ट बहुत तगड़े हैं। तो जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। अब चलिए ना, यह जो हेतु है, अब इस हेतु को लिंग शब्द भी बोलते हैं, इसको व्याप्य शब्द भी बोलते हैं। धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, ये पर्यायवाची है। इसको इंग्लिश में मिडिल टर्म भी बोलते हैं। मैं अभी बता रहा हूं मिडिल टर्म होता क्या है, या मध्यम पद भी बोलते हैं। इसको मध्यम पद भी बोलते हैं। और जो लिंगी है, जो व्यापक है, जो साध्य है, इसको और क्या बोलते हैं? इसको मेजर टर्म भी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं? इसको मेजर टर्म भी बोलते हैं। तो कहते हैं कि मिडिल टर्म से मेजर टर्म को पा लेना, यही क्या है? ये आपका अनुमान है। मिडिल टर्म से मेजर टर्म को आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ी होगी, तो रीजनिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, तो देन ऑल ए इज सी। ठीक है। अब अगर इसको पढ़िए तो B यहां पर भी आया है और B यहां पर भी आया है।
ये जो सिलोलिज्म जो पढ़ते हैं आप लोग, तो सिलोलिज्म में आपने जब पढ़ा तो इस सिलोलिज्म का जन्म कहां से हुआ है? इस सिलोलिज्म का जन्म इसी न्याय सूत्र से हुआ है, यही उसकी माई बाप है। तो ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज सी, तो बी क्या होंगे आपस में? बी कैंसिल करेंगे, तो निष्कर्ष क्या है? ऑल ए इज सी। ठीक है, तो बी क्या है? ए की सत्ता का। अब यहां पर ए को क्या बोलेंगे हम? ए मेजर टर्म कहलाता है, बी मिडिल टर्म कहलाएगा। बी मिडिल टर्म है। सी क्या है? सी माइनर टर्म है। ठीक है, इसका एक जादू दिखाएं हम आपको। अब मिडिल टर्म तो आप समझ के कैसे प्राप्त करते हैं? मिडिल टर्म को प्राप्त करने का तरीका है कि पूरे जो है आपके सिलोलिज्म में जो दोनों पदों में आता है, अब मैं आप लोग को थोड़ा सा और जो है लेकर के चलूं सिलोलिज्म की भाषा में। चलिए मैं आपको इसको अलग पेज पे ले लेता हूं, वहां समझाना थोड़ा आसान होगा। कॉमन वर्ड से, हाँ, जो कॉमन वर्ड है, ये बैकग्राउंड चीज करेगा ना, ये थोड़ा सा अलग विषय से थोड़ा सा अलग हटेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ बने। तो हम कहते हैं ऑल ए इज बी, फिर दूसरा हमने कहा कि ऑल बी इज सी। तो निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि ऑल ए इज सी। बी ने बी को कैंसिल कर दिया। अब इसको बोलते हैं, इस पूरे को सॉरी, इसको बोलते हैं आधार वाक्य। आज आप लोग को कई सारे जादू में दिखाता हूं मैं प्रश्न से। आधार वाक्य ये एक है, ये क्या है? आधार वाक्य दो है। आधार वाक्य एक और आधार वाक्य दो, और इसको कहते हैं निष्कर्ष। यानी कि पहले किसको प्रमाणित करना चाहिए? पहले आधार वाक्य रखे जाते हैं और आधार वाक्यों से ही निष्कर्ष निकलता है। लेकिन जब आप लोग टीवी पर बहस देखते हैं, घर में आप किसी से बहस करते हैं, अपने किसी साथी से आप बहस करते हैं, तो उसमें गड़बड़ी कहां है? वे पहले से निष्कर्ष तय करके बैठे हैं और उसके ऊपर वो आधार वाक्य खोजते हैं। पर होना क्या चाहिए? एक सुशिक्षित व्यक्ति क्या करेगा? वह पहले आधार वाक्य लेगा और तब निष्कर्ष निकालेगा। इससे क्या होता है कि ज्ञान की सीमा में वृद्धि होती है और मनुष्य नए तथ्यों तक खोजा जाएगा। साइंस क्या करता है? साइंस पहले निष्कर्ष लेकर के नहीं बैठता है, साइंस आधार वाक्य पहले तय करता है और तब निष्कर्ष पर आता है। यही तर्कशास्त्र है, यही सिलोलिज्म है। लॉजिक इसी को कहते हैं। अगर साइंस पहले से जो है निष्कर्ष लेकर के बैठ जाए तो आधार वाक्य गढ़ता रहे, फिर नई खोज नहीं होगी, फिर विकास नहीं होगा। लेकिन टीवी के डिबेट में, दोस्तों के डिबेट में सामान्य मनुष्य क्या करता है? वह पहले निष्कर्ष को पकड़ता है और आधार वाक्य पर वह बाद में जाता है।
बात समझ में आ रही है? वो पहले से तय करके रखा है। बीजेपी वाला जब आएगा तो वो हमेशा बीजेपी वाले जो निष्कर्ष अपना तय करके बैठेगा कि उसे यही बात बोलनी है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को बोला जहरीला सांप, तो बीजेपी के नेता ने सोनिया गांधी को बोला विषकन्या है। हालांकि नरेंद्र मोदी भी जो है कांग्रेस की विधवा बोल चुके हैं, जर्सी गाय बोलते हैं। तो बदतमीजी भरे शब्द हैं ये सब। लेकिन अब जब वही पार्टी के लोग आएंगे तो वो ये कभी भी नहीं कहेंगे कि अरे देश का प्रधानमंत्री होकर के वह जो है कांग्रेस की विधवा कैसे बोल सकता है, ये तो अपमानजनक शब्द है। ये प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री से गलती हुई है और हम प्रधानमंत्री की तरफ से क्षमा मांगते हैं, और हम प्रधानमंत्री से भी कहेंगे कि उनके मुंह से गलती से जो शब्द निकल गया है उसके लिए वो माफी मांगे। भाई चमड़े की जुबान है, सब गलती माफी मांग ले। तो क्या होगा अगर वो प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसे बयान के लिए माफी मांगते तो उनका मन शुद्ध होता। तो अगर आधार वाक्य से चलते तो एक निष्कर्ष पर पहुंचते। कांग्रेस वाला जो है आकर के प्रवक्ता कहे कि नहीं भाई, पार्टी प्रवक्ता ने जो है पार्टी अध्यक्ष के पद पर होकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बोला है वो गलत है, जहरीला सांप नहीं बोलना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री पद क्या किसी भी मनुष्य की गरिमा के विरुद्ध है, आप क्यों बोलेंगे ऐसा गंदी बात? हम माफी मांगते हैं और हम कांग्रेस अध्यक्ष से बात करेंगे कि वो माफी मांगे इस चीज के लिए। तो आधार वाक्य से निष्कर्ष पर नहीं आते, ये सब पहले से तय कर रखना। हमारा तो जो बोला ठीक बोला है, तो तुम्हारा वाला गड़बड़ बोला होगा, और उसको गलत साबित करने के लिए वो आधार वाक्य गढ़ना शुरू करते हैं। निष्कर्ष तय है, लेकिन तर्क तभी सही हो सकते हैं, डिबेट तभी सही हो सकता है जब लॉजिक पहले दिया जाए, जब आधार वाक्य पहले गढ़े जाए और निष्कर्ष उसके बाद निकाला जाए। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? जी सर। संदीप? जी सर। संदीप जल्दी चिंता मत करियो, तुम्हारे पास समय है, तुम धीरे धीरे समझो। और मैं इस दावे के साथ कर रहा हूं कि अगर दर्शन शास्त्र पढ़ लिया, सिवली से फॉर्म भरे हो कि नहीं? अभी आ गया कि नहीं सिवली? तो आजमगढ़ में शायद सिवली में ही फिलॉसफी है, डीएवी में शायद फिलॉसफी नहीं है। भरेंगे उसी से भरेंगे, ना ही चंडेश्वर में है। और तुम्हारे लिए संभव हो तो सबसे बढ़िया तो मैं तुमको यही कहूंगा कि तुम लखनऊ यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी का फॉर्म डाल दो, बीए, अगर संभव हो तो। बहुत बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। और बेटा संभव हो तो बीएचयू चले जा या फिर लखनऊ, इलाहाबाद मत जाना। इलाहाबाद में अब अच्छा नहीं रह गई है पढ़ाई, वहां पर सिर्फ बकवास रह गया है। दिल्ली चला जा, कहीं और चला जा, है ना। और नहीं तो इग्नू वगैरह से पढ़ाई कर लो, बहुत बढ़िया है। तो आधार वाक्य पहले तय होनी चाहिए, फिर उसके बाद निष्कर्ष आना चाहिए। असंदीप एक बार नहीं समझ में आएगा, भूल जाएगा, फिर दोबारा पढ़ना, दोबारा मुझसे पूछना, दोबारा बैचेज होंगे, फिर बैठना, लिखने की कोशिश करना, तैयार हो जाएगा। चिंता की बात नहीं है। आज प्रीति को लग रहा होगा कि सर काफी दिनों के बाद मूड में आए हैं, है प्रीति? नहीं सर, ऐसे नहीं, आज मैं खुद भी काफी रिलैक्स फील कर रहा हूं। तो आधार वाक्य एक और आधार वाक्य दो के आधार पर हमने क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला। इसमें सत्य का पता नहीं चलता है, यह सत्य नहीं बताता है, बल्कि यह बताता है कि लॉजिकली क्या सही है। यह सही बताएगा, यह सही बताएगा। यह सत्य बताने का तरीका नहीं, ये हमेशा समझिएगा। कहिए तो जादू दिखाऊं आप लोगों को,
हम ऑल ए इज बी की जगह चलिए यहीं पर ले लेते, थोड़ा रंग बदल करके, आप लोगों को मजा आएगा अभी। आप भी कहेंगे अरे आशीष सर आप भी ना। चलिए मैं ए और बी की जगह एक शब्द देता हूं। अक्सर करके इस समाज में लोग क्या बोलते हैं, इस समाज में लोग बोलते हैं कि दुल्हन ही दहेज है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि दुल्हन दहेज है? हाँ ना बताइएगा सभी लोग। जी सर। दुल्हन दहेज है मानते हैं? संदीप आप मानते हैं दुल्हन दहेज है? तो जरा इसका हम जरा जादू दिखाएं। तो दुल्हन ही दहेज का मतलब क्या हो गया? अगर हम उसको आधार वाक्य में लिखें तो हम लिखेंगे कि सभी दुल्हन दहेज है। इसी रूप में लिखा जाएगा ना ये? जी सर। यहां पर क्या लिखेंगे कि सभी, अब दूसरा स्टेटमेंट अभी क्या है कि दहेज लेना पाप है। आप लोग इसे स्वीकार करते हैं क्या? स्वीकार करेंगे? ये लिखा जाता है ना, और सभी जगहों पर कहते हैं। तो सभी दहेज पाप है, ठीक है। ए पर हमने दुल्हन कर दिया, बी को दहेज कर दिया, तो यहां पर भी बी दहेज है और सी पाप है। तो पहला आधार वाक्य क्या है कि सभी दुल्हन दहेज है। दूसरा आधार वाक्य हमने लिया कि सभी दहेज पाप है। अब बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? सभी दुल्हन पाप है। सभी दुल्हन पाप है। अब इसको क्या आप नकार सकते हैं? नहीं बोल रहा था तो मैम बगल में टहल रही थी, तो मैं इसी अगल बगल देख रहा था। है? तो सभी दुल्हन क्या होगी? सभी दुल्हनें पाप हैं, मतलब शादी मत करिए। तो जब सोचिए कि जब लोग स्टेटमेंट देते हैं तो कितना भयंकर भयंकर, मतलब समाज में देखिए लोग स्टेटमेंट उछालते रहते हैं। दुल्हन दहेज है, दुल्हन दहेज है, दुल्हन दहेज है, फिर कहते हैं दहेज लेना पाप है, दहेज लेना पाप, यानी कि दुल्हन लेना पाप है। बेहवा मत करो तो, या दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट बदल दीजिए। समझ में आ रही है बात? कितना गूढ़ ज्ञान आज आप लोग को प्राप्त हुआ है। जी सर। जी। तो ये क्या है? यह तार्किक रूप से सही बात बताई जा रही है, यह सत्य नहीं बताया जा रहा। सत्य और सही दो अलग अलग चीज है। अब चलिए इसमें अगर देखा जाए तो एक बार फिर से आप ढूंढिए कि हम लोग किसी भी चीज की पढ़ाई में हम लोग तीन चीजें ढूंढते हैं। तर्क शास्त्र में पहली चीज हम लोग क्या ढूंढते हैं तर्क में? कि आधार वाक्य एक, फिर उसमें जोड़ते हैं आधार वाक्य दो, और उससे क्या निकाल लेते हैं? उससे हम निकाल लेते हैं निष्कर्ष। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया है। ये स्टेटमेंट आधार वाक्य एक है, ये स्टेटमेंट आधार वाक्य दो है, और ये स्टेटमेंट निष्कर्ष है। लेकिन इसके साथ साथ हम हर बार एक और चीज ढूंढते हैं, और वह क्या ढूंढते हैं? वह हम ढूंढते हैं आपका कि टर्म्स, शब्द को क्या कहेंगे। तो तीन तरह के शब्द होते हैं। एक को हम कहते हैं मेजर टर्म, दूसरे को हम कहते हैं माइनर टर्म, और तीसरे को हम क्या कहते हैं? मिडिल टर्म। कैसे ढूंढेंगे कि मेजर टर्म और माइनर? मिडिल टर्म कैसे ढूंढते हैं? आधार वाक्यों में जो दो बार आता है उसे क्या कहते हैं? हम मिडिल टर्म कहते हैं।
आधार वाक्यों में जो 2 बार आएगा वो क्या कहलाएगा? मिडिल का। सर बी मिडिल हो गया यहाँ पे। क्या करेंगे? सर बी मिडिल हो गया इसका मतलब। दुल्हन दहेज वाले में बोलो। जी जी सर। तो यहां पर क्या होगा, हम कह देते हैं कि बी या दहेज क्या है? मिडिल टर्म है। माइनर टर्म किसको बोलेंगे हम? तो माइनर और मेजर को कैसे पता करेंगे, इसका मैं आप लोग को तरीका बता रहा हूं। जो आधार निष्कर्ष में जो पहले आता है वह मेजर टर्म कहलाता है, और जो बाद में आता है वह क्या कहलाता है? माइनर टर्म। ठीक है, तो ए क्या होगा यहां पर? मेजर टर्म होगा, या फिर दुल्हन। माइनर टर्म में क्या होगा? माइनर टर्म में सी या पाप। अब ये खोजना आ जाएगा आप लोगों को? जी सर। जी सर। अब इसी को मैं एक अलग तरीके से लिखता हूं। ठीक है, आइए एक और तरीके से हम इसको सर्च करेंगे। ये उल्टा मैंने बोला है। ये जो पहला टर्म होगा वह माइनर होगा, और ये जो दूसरा होगा यह मेजर के तौर पर आएगा यहां पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि सत्ता किसकी प्रमाणित होनी है? सी की हो रही है। ठीक है, अब जरा इस पर जो है हम ले लेते हैं, मैं एक निष्कर्ष के तौर पर ले लेता हूं कि ये रबर है कि पर्वत पर धुआं है, या सॉरी इसको ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं स्टेटमेंट को चेंज करूंगा कि जहां आग है स्टेटमेंट बनाने में फिर गड़बड़ी हो रही है इनसे। चलिए, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। पर्वत पर पर्वत से भी गलत हो रहा है ना, पर्वत पर एक्चुअली में ये वेस्टर्न सिलोजिज्म है, ये जो न्याय में वो थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं।
पर्वत पर धुआं है, इसलिए पर्वत पर आग है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सभी धूम्रवान स्थान अग्नियुक्त हैं। पर्वत धूम्रवान है, तो धूम्र धूम्र कट जाएगा, तो पर्वत क्या हो जाएगा? पर्वत पर आग है। तो हमारा जो ज्ञान है वह आग के रूप में सिद्ध होता है। धुआं क्या हो जाता है? धुआं यहां पर मिडिल टर्म के रूप में है। ठीक है, धुआं क्या हो जाता है? मिडिल टर्म में है। आग को क्या हम लिखेंगे यहां पर? आग जो है यहां पर मेजर टर्म के रूप में होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये हमारा जो है लिंग है या हेतु है। और आग क्या है हमारा? हमारा आग साध्य है। आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन आपने तो ऊपर बताया था कि पर्वत पर आग है, तो पर्वत को हमें मेजर टर्म मानना चाहिए था और आग को हमें माइनर टर्म मानना चाहिए था। लेकिन यहां पर आप अपनी बात से पलट गए। ये संदेह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर। ठीक है ना? लेकिन यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा गया है वह ऑल ए इज बी वाले फॉर्म एग्जैक्टली नहीं लिखा गया है, वरना हमको ऐसे लिखना चाहिए था कि धूम्र वहां धूम्रवान पर्वत है वो है। ठीक है ना? और यहां पर हमको क्या लिखना चाहिए कि जहां आग है, नहीं, सभी आग वाली वस्तुएं धुएं के साथ होंगी। उल्टा है, सभी धुएं वाली वस्तुएं आग के साथ होंगी और पर्वत पर जो है धुआं है। तो ये स्टेटमेंट चूंकि जब न्याय दर्शन ने लिखा तो उसे इस तरह से लिखा, तो ये एग्जैक्टली उस फॉर्म में नहीं है कि ऑल ए इज बी। बात समझ में आ रही है? जी सर। इसको हमने क्या लिख सकते हैं कि प्रत्येक धूम्रवान वस्तु या स्थल अग्नियुक्त है, पर्वत धूम्रवान है, इसलिए पर्वत ऐसा स्थल है जहां पर आग है या आग पर्वत पर है। ये सेंटेंस बनेगा जब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि आग पर्वत पर है, धुआं पर्वत पर है, जहां धुआं है वहां आग है। तो इस तरह से जो है हम बनाएंगे कि पर्वत जो सभी जो है आग जो है हमको दिखाई दे रही है वह पर्वत पर होगी या पर्वत पर आग होगा। तो यहां पर आग जो है फिर मेजर टर्म के रूप में रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि साध्य है, हमको सिद्ध किसे करना है? हमें पर्वत को सिद्ध करना है या हमें जो है आग को सिद्ध करना है? सर इसके डेफिनेशन से ही ये स्पष्ट हो जा रहा है। हाँ, तो हमें सिद्ध किसे करना है? हमें सिद्ध जो है आग को करना है। तो आग को यहां पर हम मेजर टर्म मानेंगे, इसे जो है लिंग मानेंगे। और पर्वत को क्या मानेंगे? पर्वत नहीं, धूम्रवान पर्वत। ये क्या होगा? ये आपका माइनर टर्मों में तब्दील हो जाएगा। ये क्लियर है आपको? जी सर। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, जरा आगे लिखेगा। कि जिस वस्तु को सिद्ध करना है, साध्य किसे कहते हैं?
जिस वस्तु को सिद्ध करना है उसे साध्य कहेंगे। साधन या हेतु किसे कहेंगे? जिसके माध्यम से साध्य सिद्ध हो। ठीक है, तो यह साधन और साध्य के बीच का संबंध है। अब यहां पर जरूरी है कि इसको हेतु को पक्ष शब्द भी लिया जाएगा। तो कई शब्द लिए जाते हैं हेतु के लिए। हेतु शब्द को एक बार फिर से आप लिख लीजिएगा कि हेतु को क्या क्या लिखा जाएगा। हेतु को लिंग लिखा जाएगा, हेतु को साधन लिखा जाएगा, हेतु को पक्ष लिखा जाएगा, हेतु को मिडिल टर्म लिखा जाएगा, हेतु को व्याप्य भी लिखा जाएगा। ये सारे शब्द मिलेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए अब यहां पर जो है हम ये समझेंगे कि एक नया शब्द हम यहीं से खोलेंगे कि अनुमान का प्राण किसमें है। अनुमान का प्राण व्याप्ति है। ये जो मैंने धुआं और आग और ए और बी बनाया है ना, मैं इसको थोड़ा सा मुझे अरेंज करना होगा। अभी तुरंत तुरंत नहीं हो पा रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसको कुछ अलग चीजें बतानी है। जैसे कि एक ही हमने उदाहरण देखा कि एक पर्वत पर आग है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी पर्वत पर आग है, ऑल ए इच सी? तो इसका जो है कारण ये होता है कि तर्क शास्त्र में अगर हम किसी एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे फिर वहां पर ऑल के तौर पर ही डिनोट किया जाता है। तो कभी अलग से चर्चा करेंगे। तो जो थोड़ा सा कंफ्यूजन बच रहा है कि ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, देन ऑल ए इज सी, और पर्वत पर आग, पर्वत पर धुआं है, जहां धुआं है वहां आग है, इसलिए पर्वत पर आग है। कैसे इसको जो है ए एंड बी के फॉर्म में बैठाएंगे, ये कल की क्लास में जो है हम सेट करेंगे। अभी आगे बैठते हैं, है ना। उसको समझने में थोड़ा आधा घंटा का समय लगेगा, तो एकदम से अलग से भाग जाएगा। तो वो अलग क्लास में पहले हम आधा घंटा लेके कर देंगे, फिर सेट करेंगे। वो बार बार उसी में गड़बड़ी हो रही है। मुझे खुद से अंदर से बेचैनी हो रही है कि मैं उसको ठीक ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, तो कल करूंगा। अनुमान का प्राण क्या है? अब यहां पर व्याप्ति है। ठीक है, अब व्याप्ति का मतलब क्या है? व्याप्ति को बोला जाता है अविनाभाव नियम। अविनाभाव नियम, इसको नियत साहचर्य संबंध भी बोलते हैं। नियत साहचर्य संबंध भी बोलते हैं। तो ये नियत साहचर्य संबंध के तौर पर भी बोला जाता है। अविनाभाव नियम या नियत साहचर्य संबंध भी कहलाता है। यह बेस्ड किस पर? नियत साहचर्य का मतलब क्या हो गया कि हेतु और साध्य
सदैव एक साथ होंगे। कैसे होंगे? ये हमेशा एक साथ होंगे। यानी कि जब जब धुआं मिलेगा तब तब आग जरूर मिलेगा। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग जरूर मिलेगा। यही नियत साहचर्य है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है कि जहां जहां आग होगा वहां वहां धुआं होगा। धुएं का आग के साथ नियत साहचर्य संबंध है, लेकिन आग का धुएं के साथ नियत साहचर्य संबंध नहीं होता है। यह उदाहरण से आप लोगों ने समझ लिया है। जी सर। कंफ्यूजन है किसी को इस बात में? नो सर। नहीं है ना? तो चलिए इस बात को जो है हम लोग और आगे देखते हैं। तो हेतु और साध्य सदैव एक साथ ही होंगे। हेतु और साध्य कैसे होंगे? यह सदैव एक साथ ही होंगे, यह अलग अलग नहीं आएंगे। ठीक बात है? जी सर। तो कहते हैं अविनाभाव नियम या नियत साहचर्य संबंध इसका प्राण है। यह किस चीज पर आधारित है? यह अविनाभाव नियम या नियत साहचर्य संबंध यह कारण कार्य पर आधारित है। यह कारण कार्य संबंध है। कैसा है? कारण कार्य संबंध है। अब चार्वाक में थोड़ा सा जाइए। चार्वाक में इसी बात को कैसे समझाया गया है? चार्वाक ने जब अनुमान का खंडन किया, क्लास में पढ़ाया हुआ है, चार्वाक जाकर के देखिएगा आज आप लोग। बजाय न्याय को रिवाइज करने के लिए चार्वाक द्वारा अनुमान के खंडन पर जाइएगा। और जब चार्वाक अनुमान का खंडन करते हैं तो चार्वाक कारण कार्य संबंध का भी खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि कारण कार्य संबंध नियत संबंध है ही नहीं। नियत साहचर्य संबंध, कारण कार्य संबंध एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि जब जब कार्य होगा तो उसका कारण जरूर होगा। अगर तेल है तो तिल या सरसों होगा ही होगा। अगर बेटा है तो माई बाप होंगे ही होंगे। नियत है। तिल और सरसों हो, कारण हो तो कार्य जरूर होगा। यह जरूरी नहीं है। भून के खा जाइए, तेल नहीं निकलेगा। लेकिन कार्य है तो कारण जरूर होगा। कारण कार्य संबंध भी अलग से क्लास में पढ़ाया गया है, बहुत डिटेल में चर्चा हुई है कारण कार्य की, उसको भी पढ़िएगा। तो कार्य हुआ है तो कारण जरूर होगा। धुएं का कारण क्या है? धुएं का कारण आग है, आग का कारण धुआं नहीं है। तो जहां जहां धुआं होगा, जहां जहां कार्य होगा वहां वहां कारण होगा। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगा। उलट दीजिए, जहां जहां आग होगा वहां वहां धुआं होगा, यह जरूरी नहीं है। जहां जहां आग होगा वहां वहां धुआं हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन जहां जहां धुआं हो वहां वहां आग होगा। जहां जहां आग हो वहां वहां धुआं नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि ये जो नियत साहचर्य संबंध है, ये किसके मध्य पाया जाता है? कार्य और कारण के मध्य। नियत साहचर्य संबंध किसके मध्य है? कार्य और कारण के मध्य है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि कारण क्या है? कारण क्या है? तो कारण को हम लिख सकते हैं कि कार्य का नियत पूर्ववर्ती है। नियत पूर्ववृत्ति है। वर्ती भी कह सकते हैं, वृत्ति भी कह सकते हैं। नियत है, कार्य के पहले कारण का होना आवश्यक है। नियत पूर्ववृत्ति
यानी कि कारण, ये कार्य का लिख दीजिए। कारण क्या है? कार्य का नियत पूर्ववृत्ति, यानी कि कार्य के पहले कारण अनिवार्य रूप से होगा। कार्य, इस लिहाज से हम क्या कह सकते हैं कि कार्य बिना कारण नहीं हो सकता है। कार्य बिना कारण नहीं हो सकता। मैं दोनों चीज चाहूंगा कि आज आप लोग कारण कार्य संबंध भी पीछे क्लास में जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आप लोगों को, और पहले कारण कार्य पढ़िएगा और तब चारवाक द्वारा अनुमान का खंडन। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा कि आपने उस क्लास को कितना समझा, तब मैं मानूंगा कि आप लोगों ने पढ़ा है। नहीं तो मैं मनवा नहीं करूंगा कि आपने पढ़ा है, तब मानूंगा कि आप लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। ये होमवर्क है आप लोगों का। तो कारण क्या है? कार्य का नियत पूर्ववर्ती जरूर होना चाहिए। अब यहां पर क्या है कि धूम और वन्नी में व्याप्ति संबंध है। धूम और वन्नी में व्याप्त संबंध है। जब ऐसे वन्य मैं लिख रहा हूं, वन्य मतलब आग, मैं बार बार क्यों कठिन शब्द दे रहा हूं? ताकि जुबान पे चढ़ जाए। आप केवल ये भी लिखिए कि धुआं और आग में व्याप्त संबंध है। ये लिखेंगे तो एकदम उतने नंबर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा जुबान जो है वो और परिष्कृत होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं। अब यहां पर समझिएगा कि न पूरा होता है और ह आधा होता है। समझ लीजिए, बात समझ में आई? जी सर। चलिए, अब अगर ये बात जो है हमारी पकड़ में आ गई कि धुआं और आग में कौन सा संबंध है? व्याप्ति संबंध है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि कारण आग, ये पेज चेंज करना पड़ेगा, कि कारण अग्नि कार्य धूम्र का नियत पूर्व वृत्ति है। अर्थात जहां जहां आग है, जहां जहां धुआं है, वहां वहां आप लोग जब भी प्रयोग करिएगा तो आग और धुआं शब्द ही प्रयोग करिएगा। एग्जाम में वन्य, धूम्र, अग्नि अलग अलग मत प्रयोग करिएगा। आग और धुआं शब्द ही प्रयोग करिए, या अग्नि और धूम्र शब्द का प्रयोग कर दीजिएगा। जी सर। ठीक है ना? वन्य शब्द के प्रयोग से आप बचिएगा। तो जहां जहां धुआं है, वहां वहां आग है। ठीक है ना?
इसे ही अविनाभाव या नियत साहचर्य संबंध कहा गया है। तर्क संग्रह नाम की किताब में इसी को लिखा गया है कि यत्र यत्र धूम्रस्त्र तत्र तत्र वन्यरति साचर्य नियमों व्याप्ति। इसको हम लोग अक्सर करके पढ़ते हैं यत्र यत्र धूम्रस्य, मैं थोड़ा सा इसको सरल करके लिख रहा हूं, तत्र तत्र वह्निम, तत्र तत्र वह्निम, यानी कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। इसी को क्या कहते हैं? अविनाभाव संबंध, साहचर्य नियम कहते हैं। ठीक है। अब हेतु की पक्ष में स्थिति। पक्ष क्या है? माइनर टर्म, पर्वत। स्थिति को क्या कहते हैं? पक्षधर्मता कहते हैं। तो पर्वत कैसा है? पर्वत धुएं वाला है। तो पर्वत की पक्षधर्मता क्या हुई? धुएं वाला होना है। पर्वत की जो पक्षधर्मता क्या हुई? धुएं वाला होना है। अब यहीं पर समझिएगा कि कुछ अलग शब्द भी आपको मिलेंगे। ये शब्द जो है याद रखिएगा। अगला शब्द याद रखिएगा कि व्याप्ति विशिष्ट, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता के ज्ञान को क्या बोला जाएगा? के ज्ञान को परामर्श। तो क्या बोलते हैं? परामर्श कहते हैं। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, परामर्श कहते हैं। ये शब्द जो है याद रखिएगा कि परामर्श किसको कहा गया है अनुमान के संदर्भ में, पक्ष धर्मता किसको कहा गया है। इसीलिए अनुमान को क्या हम कह सकते हैं? अनुमान को हम कह सकते हैं परामर्श ज्ञान। परामर्श पर दूसरे पर आश्रित ज्ञान परामर्श ज्ञान अनुमान है। शब्द से पकड़िएगा, परामर्श पर आश्रय पाने वाला ज्ञान परामर्श ज्ञान है। इसलिए अनुमान की एक परिभाषा और क्या गढ़ी जा सकती है? अनुमान को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अनुमान क्या है? अनुमान हेतु के द्वारा पक्ष में साध्य की सिद्धि का ज्ञान है।
अब हेतु क्या है? धुआं। पक्ष क्या है? पर्वत। साध्य क्या है? आग है। तो धुएं द्वारा पर्वत में आग की सिद्धि का ज्ञान ही अनुमान ज्ञान है। लेकिन यह होता कैसे है? जो हेतु और साध्य जो हेतु और साध्य के व्याप्ति संबंध ज्ञान से और हेतु के पक्ष में विद्यमानता या उपस्थिति शब्द कर लीजिएगा, बहुत भारी पड़ रहा हो तो। हेतु की पक्ष में उपस्थिति के ज्ञान से सिद्ध होता है। यानी कि दो चीज यहां पर है। पहली तो जो है, तीन चीजें हैं। हेतु क्या है? धुआं है। पक्ष क्या है? पर्वत है। साध्य क्या है? आग है। तो कहते हैं कि धुआं का आग के साथ जो संबंध है वह व्याप्ति संबंध है। धुआं का आग के साथ जो संबंध है वह व्याप्ति संबंध है, जो अविनाभाव संबंध या नियत साहचर्य संबंध से लगा है। और केवल इतने से नहीं हो जाता है, ये तो आपने जान लिया, पहले से जाना हुआ है आपका। गांव गली घर में सुनते चले आ रहे हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। यह व्याप्ति संबंध का ज्ञान आपके प्रत्यक्ष पर निर्भर नहीं है। चार्वाक इसी का खंडन करते हैं। चार्वाक कहते हैं कि व्याप्ति को कैसे आप जानेंगे? क्या व्याप्ति का प्रत्यक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता है। और अगर व्याप्ति का प्रत्यक्ष होगा तो फिर अनुमान करने की क्या जरूरत थी? क्या व्याप्ति का अनुमान करेंगे तो अनुमान के लिए फिर अनुमान करेंगे तो चक्र को दोष आ जाएगा। कहते हैं कि नहीं, व्याप्ति को कैसे जानेंगे? सुन करके जानेंगे। तो एक प्रमाण को अन्य प्रमाण से जाने और उस प्रमाण को किसी अन्य प्रमाण से जाने। चार्वाक इसी बात की आलोचना करते उठा करके पढ़िएगा यार। तो कहते हैं कि हेतु और साध्य, न्याय क्या कहता है? कहता है कि हेतु और साध्य, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। यह व्याप्ति संबंध का ज्ञान आपको पहले से हो और फिर पक्ष में पर्वत में आग पर्वत में हेतु धुआं की उपस्थिति दिखाई दे, यह प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो अनुमान वस्तुतः शब्द और प्रत्यक्ष का मिला जुला स्वरूप है, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान क्या है? व्याप्ति शब्द ज्ञान है। और हेतु की पक्ष में उपस्थिति, धुआं की पर्वत में उपस्थिति, यह क्या है? प्रत्यक्ष। आंख से दिखाई देता है ना कि पर्वत से धुआं उठ रहा है, दिख रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। तो यह दोनों जब मिलता है तब अनुमान सिद्ध होता है। बात समझ में आ रही है? अब मैं क्लास को यहीं पर छोड़ रहा हूं आज। कल जरा आप लोगों के साथ आगमन शास्त्र और निगमन शास्त्र पर चर्चा करनी है। तो ये जो आज
ए एंड बी वाला थोड़ा सेट नहीं बैठ रहा था, तो कल इसको जरा सेट बैठाएंगे, क्योंकि कल आगमन और निगमन का भेद पढ़ाना है आप लोगों को। आज क्या बहुत भारी हो गया, थोड़ा आज दिमाग की दही हो रही है? नो सर, पढ़ा हुआ है इसको। हाँ, पहले से आपने पढ़ा हुआ है। इसको खत्म करने में हमको 3 दिन का समय लगेगा अनुमान को, तो आज कल और परसों मिलाकर के खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके सर। शाम को 8:30 बजे, एक और याद रखिएगा, शाम को 8:30 बजे हिस्ट्री पढ़ाएंगे, और हिस्ट्री जो है उसी पुरानी परंपरा में पढ़ाएंगे जैसे कि पॉलिटी मैंने पढ़ाई थी, जो मैं बहुत डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लग नहीं रहा है कि वो बहुत सही होगा। हम लोग पहले की तरह मैं पीडीएफ डाउनलोड करूंगा क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी का, तो उसे पढ़ करके आप लोग आइएगा। ओके सर। चलिए, तो खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, आप सब जिंदाबाद रहें।